हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और आप सब बच्चों के लिए लेके आए हूँ एक नई सीरीज जिसके अंदर हम करेंगे 1 मार्क्स वाले यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस और वेरी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज +2 फिजिक्स के लिए, जो आपके काम आएंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या एचबीएसई बोर्ड से हैं या आरबीएसई बोर्ड से हैं या किसी अदर स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके जो बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर उनके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको लगातार इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। जो चैनल पे नया आया है वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखिए, लिखा है टू चार्जेस, दो चार्जेस है बेटा जी आपके पास। एक Q1 मान लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 कूलम है और दूसरा है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 कूलम। Q2 मान लेते हैं इसको। कहा गया कि इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इनको 10 सेंटीमीटर पे रखा गया एक दूसरे से। इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। दो चार्ज हैं, एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो रिपेल करेंगे, तो इनके बीचेस के फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले विजुलाइज कर लीजिए, हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में आसान हो जाता है उसको समझना। देखिए सबसे पहले डाटा प्रॉपर गिवन है, बिल्कुल सर हमें Q1 गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 कूलम। क्या आपको Q2 चार्ज गिवन है? सर बिल्कुल गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 कूलम। क्या आपको डिस्टेंस गिवन है? जी 10 सेंटीमीटर है, तो यार मीटर में बदल लो क्योंकि कूलम ऐसा यूनिट दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो डिवाइड बाय 100 कर दें यानी 1/10 मीटर आपके पास आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ लगाना है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, तो आपको पता होगा वो होता है k q1 q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लिखा, हम यही सपोज करके चलेंगे कि ये वैक्यूम के लिए लिखा गया या फिर एयर के लिए। तो k कांस्टेंट रहता है, आप सब बच्चों को पता है, जिसका वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 होता है। Q1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 है। Q2 का वैल्यू बेटा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 है, डिवाइड बाय 1/10 का होल स्क्वायर। सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब जो विदाउट मैथमेटिक जो 10 की पावर वाला, जैसे 9 है, 3 है, 5 है, इनको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 10 की पावर्स को अलग कर लेते हैं। 10 की पावर 9 इधर है, 10 की पावर -5 भी है, 10 की पावर 4 भी है और 2 ऊपर नीचे से आ जाएगा जब ऊपर जाएगा, तो 10 स्क्वायर यहाँ से। तो बेटा जी इसको जब सोल्व करते हैं तो आपके पास 135 मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन आता है, जिसको अपन लिख सकते हैं 13.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन। और ऑप्शंस को देखें तो आपका पहला ऑप्शन यही बता रहा है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा जी। वो होता है E डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, या फिर चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का तो नहीं पता, इतना लंबा चौड़ा यूनिट है, तो इस चीज से हो जाएगा आसान इसको सोल्व करना। आपको बेटा जी पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज। और एरिया का आपको पता है बेटा जी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आपको पहला ही ऑप्शन दिखा, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। थर्ड क्वेश्चन में कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स। देखो कम से कम फोर्स बताना है जो लग रहा है दो चार्जेस के बीच में जिनको 1 मीटर दूर रखा गया। देखिए मिनिमम फोर्स तो यार क्या लिमिट हो सकती है कम से कम फोर्स की। यहाँ पर एक बात लिखी कि दो चार्जेस के बीच में, अब दो चार्ज कितने वैल्यू के लिए हमें कुछ नहीं आइडिया, लेकिन मिनिमम फोर्स लिखते ही मैं समझ गया कि चार्ज भी मिनिमम लेने पड़ेंगे। और तुम्हें पता होगा सबसे कम चार्ज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे होता है। अगर क्वार्क्स के कांसेप्ट को एक बार साइड रखें तो मिनिमम चार्ज तो इन्हीं का होता है, तो सबसे मिनिमम चार्ज तो अपन ई ही ले सकते हैं। तो Q1 Q2 दोनों को ही बेटा जी ई लिया, क्योंकि मिनिमम यही होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, है ना बेटा जी, ये मिनिमम तो यही होता है। अब डिस्टेंस तुम्हें 1 मीटर दे रखा है, तो लगा लेते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो F होता है K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, K E इंटू में E डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। तो बेटा जी क्या बन गया? ये तो बन गया K E स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए मुझे दिख गया, राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धमाकेदार अगला क्वेश्चन, कहा एक ग्लास रोड है जिसपे आ जाता है चार्ज जब आप उसको रब करते हो रगड़ने से सिल्क क्लॉथ के साथ। कुछ इस तरह से समझ लीजिए, ये है सिल्क का क्लॉथ और ये है आपके पास बेटा जी एक ग्लास की रोड, और इन दोनों को आपस में किया रब, और रब करने से दोनों पे चार्ज आ गया। तो कहता है कि जो चार्ज ग्लास रोड पे आया वो किस वजह से आया।
तो रीजन बताना है तो बेटा जी आप देखिए ऑप्शंस को लास्ट से स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन, देखिए चार्ज रेडिएशन की फॉर्म में नहीं जाता, लाइट या हीट नहीं है जो रेडिएशन की फॉर्म में जाए, ये गलत ऑप्शन है। इंडक्शन नहीं, इंड्यूस होने के लिए विदाउट कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये गलत है। और कंडक्शन में मात्र टच करना होता है, लेकिन यहाँ रबिंग की जा रही है और रबिंग में बेटा जी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है। जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं, जैसे ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ग्लास पे प्लस का चार्ज आ जाता है और सिल्क पे माइनस का चार्ज आ जाता है, ये एक्चुअल में फिनोमिना है। तो राइट आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो है। अब ई डॉट डी एस होता क्या है, ये है बेटा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप जरा ध्यान दीजिए, ई डॉट डी एस तो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इसके आगे इंटीग्रेशन, वो भी क्लोज सरफेस लगा रखा है। इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो भी किसके लिए, किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये बात लिखी जा रही है। और ये जीरो है बेटा जी। और आपको पता होगा फ्लक्स तो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी जीरो हुआ। अब आपको बताना चाहूँ बेटा जी ये Q होता क्या है, ये होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो हुआ, यानी टोटल चार्ज इनसाइड बेटा जी जीरो है। तो अगर ये रिजल्ट हमें चाहिए तो मटेरियल के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। टोटल चार्ज जीरो ऐसे भी हो सकता है कि उसमें कुछ प्लस का है कुछ माइनस का है, लेकिन ओवरऑल जो नेट चार्ज है बेटा जी वो जीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो, देयर इज नो नेट चार्ज, बिल्कुल ठीक कहा। तो पहला ही ऑप्शन सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको कहा कि भैया ये जो ग्राफ है ना बेटा जी, एक पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज समझते हो, एक बिंदु आवेश है, एक छोटा सा आवेश है, एक सिंगल चार्ज है बेटा जी, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, वो तुम अपनी मर्जी से लो। तो कहते हैं कि एक प्लस का चार्ज मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक पॉइंट चार्ज बना लिया। कहता है इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, तो उसका आपने बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाना है। तो जल्दी से आप मुझे आंसर बता दो। सिक्स्थ का इस बार आंसर अब आने स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। चलो ए से छुटकारा मिला है ना जी, चलो ए से छुटकारा मिला सब बच्चों को, बहुत बढ़िया। तो आरजू, प्रियंका, साक्षी, कुसुम, इन गुड़ियाओं का आंसर, एक तो बच्चों का भी आंसर पहुंच चुका है, बहुत बढ़िया। कुसुम सोनी का भी आंसर पहुंच चुका है। तो बेटा जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी r पे अगर कोई पॉइंट होता है तो वहां पर फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E का, वो कुछ इस तरह से होता है कि Q बटा में R स्क्वेयर। तो यहाँ से बेटा जी हमें पता है E जो होता है R स्क्वेयर के इनवर्सली होता है। इसका मतलब जैसे जैसे R तुम बढ़ाओगे E कम होगा, जैसे जैसे R को घटाओगे E बढ़ेगा, ये चीज होनी चाहिए। तो ये तो ग्राफ कौन सा, देखो पहला ग्राफ ई आर का सीधा एकदम ऊपर की तरफ, बेटा जी ऊपर की तरफ का मतलब होता है ई डायरेक्टली आर के, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीचे की तरफ भी ई डायरेक्टली आर है, बस स्लोप नेगेटिव है, और इसका मतलब बेटा जी ई कांस्टेंट है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, वो यही तो बताता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने, जितनों ने भी आंसर दिया बहुत सही आंसर दिया। आई थिंक सो कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे या उन तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही, आई थिंक सो। तो बच्चे तो काफी सारे हैं, मैं बताना चाहूंगा सब बच्चे जो हैं, एक बार बेटा जी सब बच्चे जरूर कमेंट में लिखें कि वो प्रेजेंट हैं, मुझे पता लग जाए। तो डेली क्लास रहेगी तुम्हारी 2 बजे, फ्री क्लास रहेगी बेटा जी, इसमें क्वेश्चंस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट वाले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा आपको पता है यूट्यूब पे 4:20 पे तो हमारी क्लास होती है ना जी। तो वो जो क्लास है उसके अंदर अपन क्या डिस्कस करते हैं वो भी तुम्हें पता है, उसके अंदर अपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे पहुंच चुका है, बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जी आपसे पूछा है कि इस बार ई का वैल्यू क्या होगा, कहां पर, एट सेंटर पे, तुमसे सेंटर पे पूछा जा रहा है, किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम्हें पता होगा, द्विध्रुव होता है ना, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसके सेंटर पे तुमसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो तुम, ये सब बच्चे भी। 7वें का ए बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। तो सेंटर ऑफ डाइपोल पे 0 बता रहे हैं, तो मैं आपसे चेक करना चाहता हूं। देखो डाइपोल बना लें तो एक माइनस का चार्ज बेटा जी बना लिए, ये माइनस का क्यू, एक प्लस का चार्ज बना लिया बेटा जी, ये प्लस का क्यू। अब इसका सेंटर वाला लाइन बनाए, अभी देखो इसके आंसर का तुम्हें पता लग जाएगा। तो ये इसका बेटा जी सेंटर वाला लाइन मैंने बना दिया।
तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो देखो इससे यहाँ का जो दूरी है उसको अगर मैं r मान लेता हूँ, यहाँ से इसका दूरी भी मैंने r मान लिया। अब इस पॉइंट पर तुमसे फील्ड पूछा गया, जरा ध्यान से सुनना और समझना। देखो सबसे पहले इस माइनस वाले चार्ज की वजह से फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा बेटा जी, अट्रैक्टिव। उसको अगर मैं ई लिखता हूँ, और तुम्हें पता है इस ई को निकालना बहुत आसान है, के क्यू चार्ज जिसने लगाया, डिस्टेंस का स्क्वायर वो आर है। अब इस प्लस वाले की वजह से भी तो फील्ड यहाँ पर होगा, और प्लस तो बाहर की तरफ बोलता है, तो इसका फील्ड भी बाहर की तरफ होगा बेटा जी, है ना, कुछ ऐसे ही तो होगा। तो इसका भी तो ई होगा, क्योंकि डिस्टेंस उसका भी उतना है, चार्ज उसका भी उतना है, डिस्टेंस उसका भी उतना है। तो इस पॉइंट पर एक नहीं दो फील्ड है, तो डबल होगा ई, यानी एक सिंगल चार्ज की वजह से जितना फील्ड होना चाहिए उसका डबल। तो आप देखिए जरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बेटा जी, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए सोचा, वो गलत है। अब मुझे बताओ समझ आया? मैं थोड़ा सा इस चीज को तुम्हें समझाना चाहूंगा। देखो इस चीज को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक माइनस का चार्ज है बेटा जी, एक प्लस का चार्ज है। आपसे सेंटर में पूछा गया इनके कि यहाँ पर फील्ड कितना है। अब सबसे पहले देखो कि ये चार्ज की वैल्यू तो क्यू है, इसकी वैल्यू भी तो क्यू है। पहले से जो दूरी है वो अगर मैं आर लिख रहा हूं, तो दूसरे से दूरी भी तो आर है, क्योंकि सेंटर पे है। अब फील्ड निकाल लो। इस माइनस के चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगा बेटा जी वो इधर की तरफ होगा, इस प्लस के चार्ज की वजह से फील्ड आएगा वो भी तो इधर की तरफ होगा। तो फील्ड एक नहीं दो हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो जुड़ जाएंगी, डबल हो जाएगा बेटा जी। तो क्या सब बच्चों को समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है? जल्दी से बताओ, तुम्हारे कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि गलत आई थिंक सो तुमने समझ लिया था इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, ये छोटी छोटी कमियां ही सही करनी है ना अपने को, छोटी छोटी कमियां ही तो सही करनी है। अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए, तो ये आसान है। आपको कहा चार्ज बताओ एक कंडक्टिंग मेटल स्फीयर। बेटा जी एक धातु का बना स्फीयर है, एक गोला है, कंडक्टिंग है, मतलब उसमें चार्ज इधर उधर जा सकता है, ठीक है ना। चार्ज उसके कहां पर होता है? तो मान लीजिए एक इस तरह से कंडक्टिंग स्फीयर बना लिया, तो जितना सारा का सारा जो आवेश है, जो चार्ज है, वो कहाँ होगा? क्या वो इसके सरफेस पे होता है, तो इसके तल पे होगा, या इसके अंदर होगा कहीं पर, या इसके बाहर होगा, या अंदर और ऊपर दोनों जगह होगा, अंदर और बाहर दोनों जगह होगा। आठवें का बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आठवां तो मेरे ख्याल में सब बच्चे बहुत आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो आपको मैं एक स्फीयर के लिए एक्सप्रेशन बता देता हूँ पहले, आप आई थिंक सो आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा आसानी से। अगर हमारे पास इस तरह से एक स्फीयर हो, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर की बात की जा रही है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। अब कंडक्टिंग की खास बात क्या होती है कि चार्ज सारा सरफेस पे चला जाता है, क्योंकि चार्ज को कंडक्ट करता है। अब अंदर तो नहीं रहेगा, चार्ज सारा का सारा सरफेस पे चला जाएगा कुछ इस तरह से। अब बेटा जी इसके अंदर बाहर सेंटर सब पे फील्ड देखो। सबसे पहले तुमसे पूछा जाए इनसाइड, अब इनसाइड जो फील्ड होगा इसके जीरो होगा, क्योंकि चार्ज नहीं होता। इसी तरह से तुमसे इसके सेंटर पे भी पूछा जाए ना, तो भी फील्ड जीरो होता है बेटा जी। यानी ये जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, देखो ये सारा का सारा अंदर का जो रीजन है ना, यहाँ पर फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। और जैसे ही हम चले जाते हैं इसके सरफेस पे, ये थोड़ा सा खास है, ध्यान से सुनना। इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है और मैक्सिमम होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक तो वैल्यू ये फिक्स होती है, और साथ में ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी एक स्फीयर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सरफेस पे देता है। और जैसे जैसे तुम इससे बाहर जाते हो, आउटसाइड जाओगे, तो फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करने लग जाएगा, यानी ई जो आएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आर वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे तुम पूछ रहे हो। जैसे इस पॉइंट पे पूछा तो इसका सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है। चाहो तो तुम इसको सिग्मा की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा जी, मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके बता देता हूँ इसको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस क्यूब को लिख सकते हो सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इसको कैंसिल करें तो आपके पास बेटा जी ये बन जाता है कुछ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आउटसाइड जो फील्ड आता है आपका वो आ जाता है सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में छोटा आर। तो ये फॉर्मूला होता है आउटसाइड का, यानी आउटसाइड आर स्क्वायर के इनवर्सली है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, सेंटर पे जीरो और अंदर भी जीरो। तो ये सब होते हैं स्फीयर के लिए।
अब इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा था चार्ज कहां पर होगा। अब देखो ये कंडक्टिंग है, मान लीजिए अंदर चार्ज होगा भी तो वो सारा फ्लो करके सरफेस पे चला जाएगा। तो कंडक्टिंग के केस में चार्ज हमेशा सरफेस पे चला जाता है, पूरे सरफेस पे फैल जाता है, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर ए। और आप अगर पूछ रहे थे स्फीयर के अलग अलग जगहों पर, तो मैंने आपको बता दिया कि अंदर और सेंटर दोनों पे ही 0 होगा, बाकी सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। और आप इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो अगर आप सिग्मा की टर्म में नहीं लिख रहे तो। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको अंकुर जी। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 9 नंबर पहुंच चुके हैं आपके सामने। कहा इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इनसाइड। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कंडक्टिंग स्फीयर की जिसकी रेडियस आर है, देखो चार्ज क्यों है, अभी अभी किया, इनडायरेक्टली आंसर भी तुम्हें पता ही है। बच्चों का आंसर आना भी स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अभी अभी जस्ट बताया मैंने, जस्ट अभी, बहुत बढ़िया। ध्रुवी और बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुके, जिनमें साक्षी, प्रियंका, सुमित, अर्पित, कुसुम, ध्रुवी, इन बच्चों का आंसर मेरे पास पहुंच चुका है, बहुत बढ़िया। यार अभी इसी जस्ट अभी बताया कि इसके सेंटर पे और अंदर तो 0 होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बेटा जी सी होगा, 0। अभी अभी बता के गया ना, आपको शायद पता होगा। डाउट हो तो मुझे बता देना, आप सब बच्चे बोल के बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तो ये अभी अभी मैंने समझा दिया था। अगला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर कुलाम होगा। यानी न्यूटन पर कुलाम किसका ऐसा यूनिट होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सो आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर बी ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपको शायद पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, यही तो था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है, इस तरह से है अगला क्वेश्चन। तो आपसे कहा देखो, इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, तुम किसी को चार्ज कर रहे हो, किसी को आवेश दे रहे हो, तो मास जो है ना वो नेगेटिव चार्ज बॉडी का बताओ कैसा होगा। यानी आपके पास दो बॉडी थी, आपने दोनों को रगड़ा, रगड़ने से क्या हुआ, एक पे प्लस का चार्ज आ गया, दूसरे पे माइनस का चार्ज आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज होगी ना ये वाली, इसके मास का, इसके द्रव्यमान का क्या होगा, मास कम होगा ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में तुम बच्चे सही बता भी रहे हो, बहुत बढ़िया। चार्ज जो है ना ऑन अ बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। यानी किसी भी चीज, किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है ना, आपको पता होगा प्लस माइनस ई होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। आप ऐसे लिख सकते हो बेटा जी, है ना, यहाँ एन ई मिस है, यहाँ एन, तो प्लस माइनस एन ई होता है। आपने पहले ही पार्ट में इस चीज को पढ़ा है। तो ये कौन से लॉ में बताया जाता है, किस नियम में ये चीज बताई जाती है? क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण नियम इसमें बताया जाता है? द्रव्यमान का जो संरक्षण नियम है उसमें बताया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मास में, या ऊर्जा के संरक्षण नियम में, या क्वांटाइजेशन के सिद्धांत में, क्वांटीकरण के सिद्धांत में? बहुत सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे, जिसमें अर्पित ने आंसर दिया है, नेहा, रिद्धि, आंचल शर्मा गुड़िया, दीपक, बहुत, दीपिका, सौरभ, बहुत बढ़िया। आप सब बच्चों का सही आंसर मुझे मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का ज्यादा समय ना निकालते हुए, हाँ, इसका जो सही आंसर है बेटा जी आपको पता होगा, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अब बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर आप बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये आप 2 नंबर के हिसाब से जरूर पढ़ के जाएं। इसमें यही कहा जाता है कि किसी भी वस्तु, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है ना, आवेश, वो हमेशा प्लस माइनस एन ई होता है। अब प्लस माइनस तुम बच्चों को पता है, या तो चार्ज प्लस का होगा या माइनस का होगा। और एन एक इंटीजर नंबर होता है जो बताता है कि चार्ज हमेशा एक इंटीजर नंबर में मिलेगा। यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, किसी के पास 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5, इस तरह से होंगे। वो कभी भी डेसिमल में, दशमलव वाले नहीं मिलेंगे। और ई आपको पता है चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है बेटा जी सबके लिए, है ना जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आंसर बहुत जल्दी आप दे पाओगे उसका। तो आपको कहा कि 4 यानी 4 चार्ज, मतलब 4 आवेश हैं आपके पास, और कौन कौन से, देखो, एक प्लस का 8 क्यू है, एक माइनस का 3 क्यू, एक प्लस का 5 क्यू और एक माइनस का 10 क्यू। कहते हैं सबको हमने एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दिया, है ना। तो हमने कुछ इस तरह से मान लिया कि कोई स्लो सरफेस है, इसमें ये सारे के सारे रख दिए हमने जितने भी हैं। तो अब आपसे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द आउटगोइंग फ्लक्स, टोटल आउटगोइंग फ्लक्स बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे आंसर आसानी से दे भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब जब भी बेटा जी आंसर देना तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिए। मान लीजिए जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसका जो भी आंसर है ABCD, क्योंकि कुछ बच्चों का
जो आंसर है वो, हाँ बहुत बढ़िया। तो नेहा, सौरभ, मनोज, मोनिका, निशा, बहुत बढ़िया। आप सब बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया बेटा जी, बहुत बढ़िया लगा। तो आसान प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा आपके पेपर के हिसाब से। तो टोटल फ्लक्स बताना है ना जी। तो आपको पता होगा कि जो फ्लक्स है उसको निकालने के लिए तो कई सूत्र होते हैं, कई फॉर्मूले होते हैं। एक तो आप लगाते हो इस तरह से ई डॉट ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में यहाँ पर एरिया होता है और कोस थीटा लगाते हो। अच्छा, उसके अलावा गोज नियम में एक और भी था, चार्ज बटा में एप्सिलॉन नॉट, है ना। आप टोटल अंदर वाला चार्ज निकाल लो और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। अब अंदर कितना चार्ज है उसको तो देखा जाए। तो प्लस का 8 है, प्लस का 5 है, तो प्लस का 13 क्यू तो ये हो गया। अच्छा, माइनस का 10, माइनस का 3, तो माइनस का 13 क्यू ये भी है। तो कुल मिला के ये तो जीरो हुआ। अंदर जो चार्ज है बेटा जी वो जीरो है, तो जीरो को तुम एप्सिलॉन नॉट से जब डिवाइड करोगे वो जीरो ही तो आएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए जीरो। अच्छा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में सही है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिली, देखिए अगर सभी ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान दो तो आपको बेटा जी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मात्रक है, यूनिट है, आपको पता है वो तो न्यूटन पर कूलम होता है, लेकिन इसमें वोल्ट मीटर दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स का, मैं क्षमा चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो एक होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, है ना, इस तरह से लिखा होता है। आप इसको वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, किसका यूनिट है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों के ही बात कर लेते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं हम, और फ्लक्स को आपको शायद पता होगा इस तरह से लिखा जाता है। अब इसके अगर एसआई यूनिट की बात करें जो सबसे मेन होता है, वो तो आपको पता है न्यूटन पर कूलम। उसके अलावा बेटा जी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्ट पर मीटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में। अच्छा, इसी से ये बनेगा, देखो अब आपको पता है फ्लक्स जो है वो कैसे निकालते हो तुम। फ्लक्स निकालने के लिए ई के साथ एरिया और लिख दो, यानी मीटर स्क्वायर और आ जाएगा, यानी इस फॉर्मूले के साथ मीटर स्क्वायर लगा दो तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर बना, एक तो ये बना। अच्छा, इसके साथ मीटर स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा, वोल्ट बटा में मीटर है और मीटर स्क्वायर और लगा दिया तो आपके पास वोल्ट मीटर आ जाएगा ना। तो यही तो दे रखा था इस पीछे वाले क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। कहते हैं विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि तो तुम्हें पता होगा, जिसके पास दिशा भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी है। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता होगा फाई ई से लिखते हो। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको अपन वी से लिखते हैं। इनमें से कौन सी आपने मुझे बताना है ऐसी राशि, कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर है। बहुत आसान प्रश्न है। तो आपके आंसर आने आई थिंक सो स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप ध्यान दे रहे हैं और अब तक मेरी आवाज भी एकदम से साफ पहुंच रही होगी, आई थिंक सो समझ आ रहा होगा आपको जो मैं करवा रहा हूँ। तो देखो रोजाना आपकी क्लास होगी 2 बजे, तो अच्छे से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो पहले पार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस तरह से दूसरा तीसरा सभी पार्ट का करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। 14वें क्वेश्चन का जो आंसर है, नेहा, रिद्धि, अहल्या, आंचल, मोनिका, सौरभ, मनोज, इन बच्चों का मेरे पास कमेंट यानी उनका चैट में मैसेज पहुंच चुका है, इन बच्चों ने आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया। 2 बजे क्लास होती है, आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि डेली 2 बजे क्लास होगी। हाँ, कल थोड़ा इंटरनेट का समस्या था जिस वजह से नहीं लग पाई, आज भी हालांकि था, अब थोड़ा ठीक है। तो आप बिल्कुल बाकी दोस्तों को भी बोले कि क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आप डेली 2 बजे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जी इनमें सदिश राशि है जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इस तरह से लिखते हो। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये बाकी सारी की सारी जो है ना वो स्केलर क्वांटिटीज है जिनको अदिश राशियां कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहा। कहते हैं कोई चार्ज क्यू है तो उसको कहाँ रखा है, केप्ट इन अ स्फीयर, उसको हमने एक स्फीयर के अंदर एक गोले में रख दिया ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होगी शायद त्रिज्या। फिर क्या किया, देन इट इज केप्ट इन अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फिर उसको हटा के क्यूब में रख दिया। तो कहते हैं आउटगोइंग फ्लक्स किस केस में ज्यादा होगा। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इस प्रश्न को कि आपको क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न के अंदर, ठीक है। तो हम बुला लेते हैं हमारे अंकल जी को। अंकल जी आ जाएं, कोई जो क्वेश्चन में प्रश्न में बताया जा रहा है उसके हिसाब से हमें चीजों की जरूरत है, दे दो। तो भाई अंकल जी आ गए। तो पहले उन्होंने एक स्फीयर हमें दिया, कहते ये लो जी स्फीयर। फिर आपको बोला कि आपको एक क्यूब भी चाहिए, तो देखो क्यूब भी हम ले आए। तो आपको कहा कि पहले इस
स्फीयर के 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है ना, तो 5 सेंटीमीटर वाली इस रेडियस के अंदर यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, अंदर रखा हुआ है। फिर कहता है कि आप एक क्यूब ले आए और उस क्यूब तो पता होगा हर साइड बराबर होती है, 5 सेंटीमीटर साइड वाला है। अब इसके अंदर भी वही चार्ज है। देखो अगर पहले वाले के लिए फ्लक्स मान लीजिए बेटा जी φ1 है, दूसरे के लिए φ2 है, तो बताना है इनके फ्लक्स के बारे में। ठीक है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो तुम सब बच्चे, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो। क्या स्फीयर के केस में, मतलब पहला ये जो केस है ना, इसमें फ्लक्स ज्यादा होगा, या दूसरे के केस में फ्लक्स ज्यादा होगा, या दोनों में बराबर होगा, या ये जो जानकारी है ये पर्याप्त नहीं है, सही नहीं दे रखी जानकारी। बहुत सारे बच्चों का भी आंसर नहीं पहुंचा मेरे पास, पता नहीं क्यों। आई थिंक सो सोच रहे होंगे तुम सब बच्चे है ना क्या आंसर आना चाहिए इसका, तो जल्दी से सोचे, विचारे और आंसर दें। ठीक है जी बेटा जी, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। हाँ, मेरे पास आंसर आप तक नहीं पहुंचा, तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही केसेस में बराबर होगा, φ1 φ2 बराबर होगा। क्योंकि आपको शायद पता हो कि जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज यानी आवेश पे निर्भर करता है कि आवेश अंदर कितना है। और देख लो शेप पे शेप हो, चाहे तुम्हें एक सिलेंडर के अंदर रखने के लिए बोल देता तब भी इतना था, क्योंकि आप बताएं चार्ज जो है दोनों के लिए सेम है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, सेम होगा, तो इसीलिए फ्लक्स भी क्या रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है। ठीक है, फ्लक्स भी क्या आएगा बेटा जी, सेम आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी था वो सही आंसर था। फिर से सुन लो, चार्ज पे निर्भर करता है, चार्ज तो दोनों के केसेस में बराबर है इसीलिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे पहुंच चुका है, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी जो ई होता है ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जिसको लिखते हैं, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, एक द्विध्रुव के लिए, डाइपोल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू आर के, किस तरह से, आर स्क्वेयर के, आर क्यूब के, आर की पावर -2 के, आर की पावर -3 के। यानी आपसे पूछा गया कि एक डाइपोल के लिए क्या ई आर स्क्वेयर पे डिपेंड करता है, क्या बेटा जी वो आर क्यूब पे निर्भर करता है, क्या वो 1/r स्क्वेयर, अच्छा ये 1/r स्क्वेयर आर की पावर -2 वाला ही तो है। और जो तीसरा बेटा जी वो क्या है, आर की पावर 1/3 है, इसी को तो अपन ने लिखा है आर की पावर -3 है ना, तो माइनस लगाने का मतलब वो नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको व्युत्क्रमानुपाती अपन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर दे दीजिए। बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे, गुड़िया एक दो बच्चों का आंसर पहुंच चुका है, जिनमें नेहा, रिद्धि, आंचल, अहिल्या, इन गुड़िया का आंसर बहुत सही आया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरह से आंसर देते रहें सही, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें इनसे। इनके साथ साथ और भी अच्छी चीजें बताता रहूंगा। देखो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही है, जो इन बच्चों ने आंसर दिया कि जो ई होता है वो आर के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको अपन लिख सकते हैं ई जो है वो आर की पावर -3 पे निर्भर करता है, -3 पे। अच्छा यहाँ पर इसके साथ जो चीज आपको सीखनी है, ध्यान रखना, अगर बेटा जी आपको बोल दिया जाए एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, मतलब एक सिंगल, इस तरह से आवेश मान लेते हैं, और अगर आपको बेटा जी कहा जाए कि एक आपके पास डायपोल है, डायपोल तो तुम्हें पता है जिसमें एक प्लस भी होता है और एक माइनस भी होता है। अब दोनों की वजह से कुछ चीजें समझे, ठीक है, अगर बेटा जी आपसे ई के बारे में पूछा गया, ई के बारे में, तो पॉइंट चार्ज के लिए ई जो है बेटा जी वो आर स्क्वेयर के इनवर्सली होता है, जिसको आर की पावर -2 लिखा जा सकता है। और अगर डायपोल की बात करें तो इसमें बेटा जी आर क्यूब आ जाता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा था। अच्छा कभी कभी हमें वी के बारे में भी पूछ लेता है, हालांकि इसके बारे में तुम दूसरे पार्ट में पढ़ोगे पोटेंशियल के बारे में, लेकिन इसी के साथ याद कर लो तो बहुत अच्छा है। बस एक आर को तुम कम कर दो, देखो जैसे यहाँ आर स्क्वेयर है तो यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर आर क्यूब है बेटा जी तो यहाँ पर आर स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए, इससे ग्राफ भी बना सकते हो, इससे तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो इन चीजों को। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? एक बार जरूर लिख दें यस सर, जिन बच्चों को आ रही है ये बातें समझ, ये जो प्रश्न है जो मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिनको समझ आ रहा है वो एक बार लिख जरूर दो, मुझे पता लगता रहेगा ना ये बच्चे क्लास के अंदर हैं, नहीं तो पता नहीं लगता ना कौन सा बच्चा है, क्योंकि शो तो काफी कर रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहा कि ऑन चार्जिंग अ न्यूट्रल बैलून, देखो एक गुब्बारा है, न्यूट्रल था, उस पर कोई आवेश नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, अब उसको चार्ज कर दिया हमने, तो उसका जो साइज है क्या वो बढ़ जाएगा, वो कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा। कहते चार्ज और साइज का कोई आपस में लेना देना नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है इनके बीच में। तो जल्दी से 15वें 17वें क्वेश्चन का सही आंसर पहुंचा दीजिए,
क्या है फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ये चीज मैं सिखा चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ तुम सब बच्चों को, ठीक है ना। हमारी 4:20 पे क्लास होती है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, आपको पता होगा एचबीएसई सभी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश मीडियम की, फिजिक्स की, यूट्यूब पे। उसमें भी मैंने पढ़ा है पहले चैप्टर का। तो मैं आपको बताना चाहूँ, देखो ये बैलून है। जब मान लीजिए आपने इसको चार्ज दिया, आपने मान लीजिए इसको प्लस का चार्ज दे दिया इस तरह से, तो तुम्हें पता होगा जब भी किसी वस्तु को चार्ज देते हैं तो उसकी जो सरफेस है ना, सरफेस उसकी सतह है, उस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है। बाहर की तरफ बेटा जी एक प्रेशर लगने लग जाता है। अब बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा तो ऑटोमेटिक ये इसके साइज को बढ़ाने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की। तो इसलिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा, इस पे तो माइनस का चार्ज देते तब भी यही सीन होता, तब भी साइज जो है वो बड़ा ही होना है। ओके, चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेंथ वाइज। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ना, लेंथ वाइज। इसका क्या मतलब है? अब मैं तुम्हें ये डायग्राम में दिखा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा पता लग जाए कि ये कह क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। फिर तुम आसानी से आंसर दे पाओगे। देखो एक प्लस एक माइनस, तुम्हें पता है प्लस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो माइनस में चली जाती है इस तरह से। यहाँ से भी बेटा सीधा जाना चाहिए लाइन को, लेकिन वो तो नीचे की तरफ चला जाता है क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। अब इस वाली लाइन ऐसे सीधी थोड़ी जाएगी, पता है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। तो दो चार्जेस, एक प्लस एक माइनस की लाइनें तो कुछ इस तरह से ही बनाई जाती हैं, आपको पता होगा। द्विध्रुव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही तो बनाते हैं हम। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इस प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है कि भैया देखो इस डायग्राम में तुम देख रहे हो ये लाइन इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे की तरफ मुड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसका क्या सेम चार्जेस के बीच में? क्या ये बेटा जी अट्रैक्शन, आकर्षण बता रहा है अपोजिट चार्जेस में, मतलब एक प्लस एक माइनस के बीच में? या कोई रिलेशन ही नहीं है फोर्स का और कॉन्ट्रैक्शन का, कोई लॉजिक ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो सीधी नहीं चलती, ये बता रहा। देखो बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। आपको सही आंसर आई थिंक सो मिल रहा है इस प्रश्न में। जल्दी से 18वें प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। भी मेरे पास 2-3 बच्चों का आंसर पहुंच चुका है, बहुत बढ़िया। सही आंसर भी पहुंचा है, डायग्राम से समझ गए होंगे, है ना। तो ये अट्रैक्शन बता रहा है क्योंकि एक प्लस एक माइनस, माइनस वाले ने प्लस वाली लाइन को खींच लिया, नीचे खींच लिया, और इसलिए वो लंबाई के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा बेटा जी, अगर दोनों एक जैसे होते तो क्या करते, ये आपको एक दूसरे को रिपेल करते, कुछ लाइनें ऐसे हो जाती। तो इसके लिए कौन सा शब्द लिखा होता है? यहाँ पर लिखा होता दे अप्लाई लेटरल प्रेशर, वो दाब लगाते हैं एक दूसरे पे। ये अगर शब्द लिखा होता तो मतलब होता दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के। ठीक है, अगला प्रश्न पहुंच चुका है। कहा कि जो एक्सप्रेशन है ना Q इज इक्वल टू एन इज ड्यू टू, अब फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ चार्ज। अब क्या कहा जा रहा है? देखो ये प्रॉपर्टी का नाम बताना है। यहाँ पर मैं अब आपके लिए ऑप्शन दे देता हूँ। देखो पहला ऑप्शन है बेटा जी, यहाँ पर कंजर्वेशन आएगा, कंजर्वेशन आएगा, है ना, संरक्षण। दूसरा मैं लिख देता हूँ बेटा जी, वो है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। और तीसरा बेटा जी मैं लिख देता हूँ इनवेरियंस, इनवेरियंस। और चौथा बेटा जी मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं पता, अब आप मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मैं बता दूं फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, तो इन पे भी ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस चैप्टर के मिलेंगे लगातार। तो सही आंसर बहुत सारे बच्चों का पहुंच रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश जिन बच्चों ने आंसर दिया, जिनमें आरजू, नेहा, रिद्धि, आंचल, सौरभ, मोनिका, अहल्या एंड दीपिका एंड निशा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, आप सभी को बधाई हो। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्वांटाइजेशन ही आएगा। यहाँ पर कर चुके हैं इसकी बात तो अपन पहले ही। चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पे पहुंच चुका है आपके। कहते हैं एक सिल्क का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, उसको रगड़ा किसके साथ? एक ग्लास रोड के साथ। लीजिए ये एक ग्लास रोड है, तो यहाँ पर रगड़ने वाला काम हो गया स्टार्ट। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि आप क्या देखते हो, ग्लास रोड हैज अ चार्ज। तो कहता है सिल्क रोड को जब रब किया ग्लास रोड के साथ, उस पर चार्ज आ गया इतना, ठीक है ना, कितना? माइनस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। देन द चार्ज ऑन द ग्लास रोड विल बी, ग्लास रोड पे कितना चार्ज आएगा? ध्यान से सुनना, ये नहीं सिल्क का चार्ज दे रखा है। जब तुमने इनको रगड़ा तो सिल्क पे माइनस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम चार्ज आ गया। तो ग्लास रोड पे कितना आएगा? चलो मैं आंसर दे देता हूँ। तो इस पे भी इतना ही आएगा, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। नहीं, इस पे तो 2 गुना आ जाएगा,
3.2 गुना में 10 की पावर -19 कूलम। ये बोलता है नहीं इतना ही आएगा लेकिन प्लस का आएगा 10 की पावर -19 कूलम। और एक बोलता है जी पता ही नहीं सर, गिन ही नहीं सकते हम, तो हमें नहीं पता इसका आंसर। आप इसका सही आंसर बता दो ना। तो बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे तो होना चाहिए, प्रश्न दिखते ही आंसर धमाकेदार एंट्री मारनी चाहिए, आपकी धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए आंसर्स की। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर आप बच्चों ने मुझे बता दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन आंसर कुछ गिने चुने बच्चों का ही बार बार आ रहा है, मुझे गिने चुने बच्चों का ही बार बार नाम दिख रहा है। नेहा है, अहिल्या है, दीपिका है, आंचल है, अमिता है, निशा है, रिद्धि है, सौरभ, इन बच्चों का। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्यों आएगा तुम्हें पता है, रब करने से इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होते हैं, यानी इनको जब रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकल के सिल्क के पास चले गए, तो ग्लास रोड से निकले तो उस पे बेटा जी प्लस का चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे माइनस का आ गया। अच्छा, एक ही इलेक्ट्रॉन गया है ना, तभी तो इतना चार्ज है। अब सिल्क पे माइनस का जितना आया उतना ही तो ग्लास पे प्लस का आएगा। तो आपका ऑपरेशन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला प्रश्न स्क्रीन पे पहुंच चुका है। एक चार्ज है क्यू नाम से, कहते हैं उसको इनक्लोज किया एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, यानी एक स्फीयर है। तो बुला लेते हैं हमारे अंकल जी को भी, स्फीयर की जरूरत पड़ गई है, किराए पे मंगवा लिया एक स्फीयर। तो जी स्फीयर बना लिया हमने, और इस स्फीयर की जो रेडियस है उसको आर लिख लिया, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं इसके अंदर वो चार्ज रखा गया, तो यार रख देते हैं चार्ज हमारे कौन से पैसे। बोला कि भैया आपने क्या किया, रेडियस को उसकी डबल कर दिया, फिर इस स्फीयर को बड़ा बना दिया। चलो अपने क्या जाता है, स्फीयर बड़ा भी ले आते हैं अपने। ये देखो हमारे पास कौन सी स्फीयर की कमी है, तो बुला लेते हैं स्फीयर को, ये लीजिए। कुछ इस तरह से समझ लो बेटा जी तुम, कि पहले आर थी, अब इसको बढ़ा दिया, अब रेडियस 2r हो गई। तो आपसे पूछा गया कि क्या चीज सेम रहेगी, देन इलेक्ट्रिक, क्या इलेक्ट्रिक, यहाँ ऑप्शंस में मैं आपको बता देता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक चार्ज विल रिमेन सेम। सॉरी मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज विल रिमेन सेम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। चलो जल्दी से आंसर दे दो, तुम समझ चुके होगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, समझ चुके हो, बहुत समझदार बच्चे हो तुम सब। चलो आंसर दे दीजिए फिर इसका कमेंट में। प्रश्न नंबर 21, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आई थिंक सो बाकी सारे प्रश्न का आंसर तुमने सही दिया था, इसी का गलत दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। कुछ सी, कुछ डी और कुछ बी। तो बेटा जी देखो फील्ड सेम नहीं होगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले में आ रहा है, चार्ज तो उतना ही है यार। देखो पहले छोटे स्फीयर में भी क्यू चार्ज था, अब बड़े में भी तो उतना ही है। तो हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है। फ्लक्स भी तो उतना होगा, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए बेटा जी चार्ज बाय एप्सिलॉन नोट करना होता है। अब चार्ज अगर सेम है, दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। समझ चुके होंगे है ना क्यों सही आंसर है। अच्छा फ्लक्स वाला तो मैं तुम्हें पहले बता भी चुका हूँ, एक प्रश्न के अंदर हमने उसमें कर लिया था। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे पहुंच चुका है, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, देखना। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको, एक डाइपोल है, जरा ध्यान से समझ लो, एक डाइपोल, तुम्हें पता है डाइपोल क्या होता है, उसको रखा इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड when it is rotated from unstable equilibrium to stable equilibrium in uniform electric field its potential energy is। आपको कहा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो पहले रखा आप देखो अनस्टेबल से स्टेबल पे लेके आते हो, तो उस केस में होगा क्या, मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ बेटा जी, ठीक है ना। देखो समझ लो इस प्रश्न को, थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए सोल्व करना। तो कुछ इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, और उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, और कैसे रखा हुआ देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कुछ इस तरह से मैंने मान लिया डाइपोल रखा गया है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस का है इधर, और इधर माइनस का है। कहता है कि इसको हमने रोटेट करवाया, घुमा दिया इसको, और घुमा के कैसे ले आए, और हम इसको घुमा के कुछ इस तरह से ले आए। इस तरह से सर क्या फर्क है, देखो इस बार माइनस का क्यू इधर ले आए, इस बार प्लस का क्यू इधर ले आए। तो आपको शायद पता हो कि ये जो ऊपर वाला जो ये है ना दिख रहा है, ये वाली कंडीशन बेटा जी ये होती है अनस्टेबल की, और ये बेटा जी नीचे वाली आप देख रहे हो ये होती है स्टेबल की पोजीशन। इस केस में
पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शंस दे देता हूं। पहला कहता है कि भैया ये तो इंक्रीज होगी, दूसरा बोलता है सर ये तो डिक्रीज होगी, तीसरा बोलता है सर ये उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और डी बोलता है सर जीरो हो जाएगी। नहीं तो मैं समझा दूंगा तुम्हें ना, चिंता ना करें। अगर आंसर नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। आप कोशिश करें, तुक्का मारने की कोशिश करें, किस्मत को भी थोड़ा सा आजमा के देख लें। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आजमा के देख लें। कुछ बच्चों का आंसर सही भी पहुंच चुका है, बहुत बढ़िया। कुछ क्या एक ही बच्चे ने तभी आंसर दिया है। डिक्रीज डिक्रीज बता रहे हैं। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँ बेटा जी, अनस्टेबल का कहानी सुनो पहले, तो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। इसका आंसर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी डिक्रीज आएगा। चलो कैसे, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, आपको भी मैं समझा देता हूँ कि ये चीजें भी पता होनी जरूरी है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, दो ही लाइनें बना रहा हूँ, एक बार ये भी बना दिया मैंने, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब डाइपोल को रखते हैं दोनों ही कंडीशन, एक ये भी रखा एक ये भी रखा, दोनों सेम ही तो है। इस वाले में प्लस इधर है, इस वाले में बेटा जी माइनस का इधर है, और इस वाले में माइनस का इधर है, और इस वाले में प्लस का इधर है। क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है दोनों में? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, आपको दिख ही रहा है, एरो जो बड़े बड़े बने हुए हैं। अच्छा, डाइपोल मोमेंट में पता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इसका डाइपोल मोमेंट पी जो है ना बेटा जी, वो इस तरफ है, और इसका जो पी है वो उस तरफ हो गया। अब आपको पता लगा कि पहले वाले केस में जो थीटा है वो 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री किसके बीच में है, ये पी और ई के बीच का है, और यहाँ पर थीटा जीरो है क्योंकि पी और ई तो सेम डायरेक्शन में है। अब पोटेंशियल एनर्जी का बेटा जी सूत्र होता है, वो होता है माइनस का पीई कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस का पीई कोस 180, और यहाँ कितना आएगा, माइनस का पीई कोस 180 भी माइनस का एक, तो ये तो प्लस का पीई हो गया। अच्छा यहाँ चेक करते हैं, तो u जो आया आपके पास माइनस का पीई कोस जीरो, आपके पास माइनस का पीई आ गया। अब बताओ ज्यादा वैल्यू कौन सी है, कम कौन सी है? अरे ज्यादा तो प्लस वाली ही होगी, है ना। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये मैक्सिमम है, और ये कम है, ये मिनिमम है। तो यानी जब वो ये अनस्टेबल की तो कंडीशन है, यानी वो जब अनस्टेबल पे था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और आप उसको उठा के अनस्टेबल से क्या लेके आ गए, स्टेबल पे लेके आ गए, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी उसकी। तो यानी डिक्रीज वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। फिर डिक्रीज वाला ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया होगा तुम्हें किस तरह से आंसर आया। चलो अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। चलो ऑप्शंस देता हूं तुम्हें, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है तो लिख देते हैं। देखो वोल्ट मीटर भी है, न्यूटन इंटू कूलम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है, और न्यूटन पर कूलम स्क्वायर भी है। जल्दी से सही आंसर बता दो, बीच वाला वोल्ट पर मीटर है, इसको सही कर देता हूं। इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का सही यूनिट कौन सा है? आंसर आपके फटाक से आ जाने चाहिए। तो बच्चों के आंसर पहुंच चुके हैं, बाकी बच्चों के जिनमें कौन कौन है मेरे साथ लाइव में है, विवेक भी हैं, आंसर नहीं दे रहे विवेक अभी तक आप एक भी। रिद्धि का आंसर नहीं आया अभी इस क्वेश्चन का। नेहा है, अहिल्या है, दीपिका है, अमिता है, कुसुम है, मनोज भी हमारे साथ, निशा है, सौरभ है, आंचल है। चलो आंसर देखते हैं। हाँ आ चुका है बहुत सारे बच्चों का, जिनमें से अहिल्या गुड़िया ने आंसर दे दिया सी आंसर। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आप सब बच्चों ने। पता है आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इसका सही आंसर था। चलो दो बिंदु आवेश आपके पास, सेपरेट किया उसको कुछ डिस्टेंस पे वैक्यूम के अंदर, तो हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से बेटा जी। एक चार्ज Q1, ये Q2, और मान लीजिए इनके बीच की दूरी कुछ r है इस तरह से। फिर कहा कि व्हेन स्पेस बिटवीन द चार्जेस इज फिल्ड बाय विद सम डाइलेक्ट्रिक। क्या कहा तुम्हें, इनके बीच की ये जो स्पेस है ना, ये जो जगह है, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, मतलब अब वैक्यूम नहीं रहा। कहने का मतलब अब वैक्यूम नहीं रहा, अब कोई मटेरियल आ गया। तो फोर्स के साथ क्या होगा, फोर्स क्या होगा कि इस मटेरियल को ऐड करने से बेटा जी फोर्स इनके बीच का पहले जितना ही रहेगा, सेम ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है देखो जी इंक्रीज हो जाएगा फोर्स। तीसरा ऑप्शन बोलता है जी देखो फोर्स जो है बेटा जी वो डिक्रीज हो जाएगा। और ऑप्शन डी बोलता है सर फोर्स जीरो हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। तो आप मुझे बताओ आपकी राय क्या कहती है, आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का? क्या होना चाहिए, फोर्स उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या जीरो हो जाएगा?
जल्दी से कमेंट्स की बारिश, जल्दी से चैट में भर दीजिए। बेटा जी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, डिक्रीज होगा। क्यों होगा इसको मैं थोड़ा, चार्जेस कोई है Q1 और Q2, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस R है और वो रखे हैं वैक्यूम में, इन वैक्यूम। बेटा जी वैक्यूम में जब रखे हों, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। अगर ये वैक्यूम में है तो देखो जरा, यहाँ पर नोट लगा है, इस पे भी मैं एफ नोट लिख देता हूँ। अब क्या किया प्रश्न में, कहा देखो भैया इन चार्जेस के बीच में एक कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। देखो चार्जेस वही हैं, डिस्टेंस वही है, सब कुछ वही है, बस इनके बीच में अब यहाँ पर कोई मटेरियल आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। चलो मान लीजिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है जिस मटेरियल को इंसर्ट किया। तो अब नया फोर्स जो आएगा मीडियम में वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में k भी आ जाएगा, तो Q1 Q2/R²। और अगर तुम इस पूरे फैक्टर को देखो, ये तो पुराने वाला ही फोर्स एफ नोट, तो यानी एफ एम जो है बेटा जी F0/k आ गया। यानी मीडियम में जो फोर्स है ना, मीडियम में देखो एफ एम मीडियम वाला फोर्स, वो वैक्यूम वाले फोर्स का 1/k टाइम्स, आप ऐसे भी तो देख लो इसको, मीडियम का जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स हो गया किसके, वैक्यूम वाले फोर्स के। तो यार k की वैल्यू और मैं तुम्हें बता दूं हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होती है। अच्छा एयर वैक्यूम के लिए 1 भी होती है ना, तो उसके अलावा एक से वैल्यू ज्यादा ही होती है। इट मीन एफ एम जो है वो ऑलवेज आपको लेस देन एफ नोट मिलेगा अगर किसी जनरल मीडियम की बात कर रहे हैं हवा को छोड़कर। तो इसलिए प्रश्न का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज वाला। अगला प्रश्न आ गया था, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ, एक चार्ज कंडक्टर है, प्लस का चार्ज है उसके ऊपर, कंडक्टर है प्लस का चार्ज है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा KQ/R²। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। अंदर जो फील्ड होगा वो होगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट और अंदर जो फील्ड होगा वो 0 होगा। चलो प्रश्न का आंसर दे दो, ऑप्शंस आपके सामने है कुछ इस तरह से। अब जल्दी से आंसर आने लग गया आप सब बच्चों के, बहुत बढ़िया, यानी आप क्लास में थे, पिछले प्रश्न का आंसर नहीं दिया था आपने, है ना तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। पता है सब बच्चों को, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर किसी चीज को रख दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी इसी को कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह की क्वांटिटी है, तो ऑप्शंस दे दें। क्या ये बेटा जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये एक टेंसर क्वांटिटी है, क्या ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सर पता नहीं। बहुत आसान, सही आंसर के साथ फटाफट स्पीड चल रही है आपकी, ऑप्शन नंबर ए स्केलर क्वांटिटी है। बहुत अच्छे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा जी आपने देखा होगा तो E.A लिखा होता है जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज, जब भी दो बड़ा वाला डॉट, इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा अगला प्रश्न आपका, कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज, फिर से 2 पॉइंट चार्ज छोटे से, 1 कूलम ईच, अब दोनों एक एक कूलम के, दोनों एक एक कूलम के हैं। कहते हैं कि उनको सेपरेट रखा वैक्यूम में, कितने दूर रख रखा है, 1 मीटर दूर रख रखा है, तो आर भी तुम्हें दे दिया। ठीक है, कहते हैं फोर्स बताओ उनके अंदर कितना लग रहा है। देखो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आई थिंक सो तुम्हें आना चाहिए या तुम्हें आ जाएगा। चलो ऑप्शंस दूं, तो ऑप्शंस दे देते हैं तुम्हें, ऑप्शन ए ऑप्शन बी भी देंगे, ऑप्शन सी भी देंगे, डी भी दे देंगे। अच्छा आंसर पहुंच चुका है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो जो आंसर है वो सुन लीजिए, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 न्यूटन। दूसरा सुन लीजिए 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 न्यूटन। दूसरा सी सुन लीजिए 10⁻9 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी सुन लीजिए 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन। सही आंसर, बहुत अच्छे, जल्दी से दे दीजिए, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओके ब्रदर्स, ओके।
ओके, क्यों? अब आपको पता ही है, ये तो कूलम का नियम के Q1 Q2 बाय R और नो है, Q1 Q2 दोनों एक ही कूलम है, डिस्टेंस भी एक है, सब कुछ यार एक एक दे रखा है, बहुत ही आसान है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर नेवर क्या नहीं करती वो? नेवर डांस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ डांस नहीं करती। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अरे बहुत अच्छे, बस इतनी जल्दी आंसर है क्या? देखो मुझे कुछ लिखने तो दो ठीक है ना। नेवर गो पैरेलल, वो कभी पैरेलल नहीं जाती क्या? पता नहीं मुझे, लास्ट ऑप्शन तो बहुत अच्छी, इंटरसेक्ट नहीं करती ना, काटती नहीं है दो लाइनें, है ना, क्योंकि अगर वो काट लेंगे एक दूसरे को तो जहर कौन निकालेगा काटने वाला? क्या है, जहर निकाले वाला। जब वो इंटरसेक्ट कर लेंगी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया बेटा जी, वहां पर दो दो टेंजेंट बन जाएगी, दो दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं होती एक ही जगह पे, तो ये काम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न पहुंच चुका है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस में डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस पे द सरफेस? मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। कहते हैं देखो तुम्हारे पास कोई क्लोज सरफेस है ना, इसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स आएगा वो किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, मास कहाँ पर है? क्या वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, भी चार्ज अंदर कहाँ भी है, मतलब टोटल से ही मतलब है उसको। क्या वो उसके वेट के डिस्ट्रीब्यूशन पे, या उसके शेप पे? बहुत ही आसान प्रश्न है ये, बहुत ही आसान प्रश्न। हाँ, बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर बी ही है बेटा जी, चार्ज आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ अंदर का टोटल चार्ज चाहिए होता है, टोटल इनसाइड, अंदर से कहीं भी रखा हो, देखो चाहे यहाँ चार्ज है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, टोटल चार्ज से मतलब है हमें सरफेस के अंदर कहीं भी रखा हो, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो, कम ज्यादा कर रखा हो, ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इज डैश टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मैं थोड़ा सा प्रश्न को समझाना चाहूंगा। तो बेटा जी आपके पास एक डाइपोल है, सबसे पहले तो बना लिया डाइपोल, माइनस क्यू जनरली इधर ही रखते हैं, ये प्लस क्यू रखते हैं इधर। अब आपको कहा गया, देखो आपके पास एक लाइन है, कौन सी वाली लाइन है आपके पास? आपके पास एक इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये बेटा जी इक्वेटोरियल लाइन दिख रही होगी हल्की सी, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, येलो कलर में, कोई और कलर ही चेंज कर देते हैं। चलो ये लाइन फिर से बना, देखो ये लाइन तो तुम्हें दिख रही होगी बेटा जी, ये इक्वेटोरियल लाइन है जो बिल्कुल बीचों बीच इसके निकल रही है यहाँ से, ठीक है बेटा जी, ये सेंटर से निकल रही है। अब तुमसे कहा कि इस पे कहीं कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे बेटा जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और देखो डाइपोल मोमेंट होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है पी है, तो इस पी और ई के बीच का डायरेक्शन बताना है। मतलब ये कैसे होते हैं एक दूसरे के, मैं लिख देता हूँ पैरेलल, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री के एंगल है इनके बीच में। दूसरा बेटा जी एंटी पैरेलल, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 180 है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नॉट नन ऑफ दिस। तो सही आंसर आप मुझे बता दीजिए, परपेंडिकुलर वाले कौन है यार, ये क्या हो गया आपका, कहाँ है ध्यान? देखो पी का डायरेक्शन बेटा जी ये है, ई का डायरेक्शन होता है बेटा जी इक्वेटोरियल लाइन पे इधर की तरफ, अपोजिट होता है बेटा जी, अपोजिट। तो 180 एंटी पैरेलल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, तो आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं, या एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ये लास्ट कर लेते हैं ना, 31 नंबर क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। फिर कल मैं आपको बता दूं डेली आपकी 2 बजे क्लास होगी, डेली आपकी बेटा जी 2 बजे क्लास होगी। तो 2 बजे से लेके ये लगभग 2 बज के 40 मिनट तक चलेगी आपकी ये क्लास। उसमें अपन क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, चिंता ना करें। इसका तुम आंसर लिख दो, क्योंकि सभी के मैं कमेंट देखूंगा, लास्ट प्रश्न है ना, कौन सा बच्चा इसका आंसर लिखता है, ठीक है ना। कल भी अपने आप आ जाए, अपने आप ये ऐप जब खोलोगे आपको दिख जाएगा, ज्वाइन लाइव क्लास नाम से दिख जाता है, यानी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट 2 बजे आए इस ऐप पे और ऐप को खोलेंगे, आपको दिखा देगा कि मेरी लाइव क्लास वो चालू हो चुकी है, ठीक है। और ये जो प्रश्न की आपको पीडीएफ है, ये भी मैं इसी
तो जल्दी से आंसर दे दो तुम सब बच्चे। कल 2 बजे मिलेंगे फिर इसके बाद। हालांकि हमारी यूट्यूब पे भी क्लास है, आपको पता है, 4:20 पे थ्योरी की क्लास है, चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है इसके अंदर। बेटा जी इज वोल्ट इनटू मीटर, आगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तुमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, वोल्ट मीटर को। वैसे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक ही आएगा, क्योंकि यही होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, कुछ नहीं आएगा, तो 1 मैं लगा देता हूँ, कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। वैसे या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मिस होना चाहिए था यहाँ पर, या फिर इसको मिस होना चाहिए था, ये बकवास सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस को एंजॉय करने के लिए सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। डेली आपको इस तरह से वीडियोस मिलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी देर की, या जितने भी मिनट की पॉसिबल हो सके। और आपके लिए हर चैप्टर के इसी तरह से क्वेश्चंस, एमसीक्यू, 1 मार्क्स वाले, फिलिंग द ब्लैंक्स, केस स्टडी, हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।